आपके हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, पर अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता और मायका भी सपोर्टिव नहीं होता, अर्निंग भी नहीं होती, तो आप कैसे मैनेज करते, प्लीज़ बताएं। जितना मैं अपनी मिट्टी को समझ पाई हूँ ना, ये नहीं होता, कुछ और होता। लेकिन हाउसवाइफ बन के रहना शायद शुरू से मेरी ना तो डेस्टिनी थी और ना मेरी कभी इच्छा थी। मैं लगभग 3rd 4th में रही होंगी। हमारे घर में पैसों की किल्लत की वजह से मम्मी छोटे छोटे मज़दूरी के काम करती रहती थी। कभी रीफिल्स बनाने को आ गए, कभी बिंदियाँ बना ली। बिंदी तो बल्कि हमने ही शुरू की थी 7th 8th से। कभी जवे तोड़ दिए किसी के तोड़वाई पे, स्वेटर बुन लिए, किरोशियों के काम होते थे। मतलब छोटे छोटे अर्निंग। तो उसमें 10-20 पैसे 3rd 4th के बच्चे जब हम थे, हमें भी मिलते थे। समझ में आ गया था कि हाँ, काम करके पैसे मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मम्मी को देखा था कि भाई बिना पैसे कमाए वो नहीं रही एक भी दिन। वो तो एजुकेटेड भी नहीं थी। फुल सपोर्ट वो करती थी पापा को, जितना उनसे हो सकता था वो इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करती थी, बिना पढ़ाई लिखाई के बावजूद, अपने शरीर की मेहनत पे। तो ये नहीं होता, कुछ और होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं मायके का सपोर्ट, ये वो पति का सपोर्ट। भैया सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? प्लांट को देखो ना, सपोर्ट किसको चाहिए होता है? जो अपने आप में मजबूत नहीं है ना, बेल लताएं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। पेड़ को देखा कभी अकेला कहीं उग गया, वो कह रहा हो कि मुझे बराबर वाले पेड़ ने सपोर्ट नहीं दिया तो मैं कैसे चलूँ? तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपको लता बनना है या पेड़। आप दूसरों का सहारा बनेंगे या आपको खुद को सहारा चाहिए होता है। ये चॉइस ही होती है। हम बिल चाहे किसी पे भी फाड़ें, लेकिन ऐसी आपको महिलाएं मिल जाएंगी। मेरी दीदी ऐसी हैं, मेरी मम्मी ऐसी थी। दे डोंट नीड सपोर्ट, वो उल्टा दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम थी। तो ये महिलाओं की चॉइस होती है। आपका शरीर छोटा बड़ा, कमज़ोर ताकतवर, कैसा भी है, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, इन सारे नॉर्म्स को पीछे छोड़ रखा था दोनों ने। तो भैया ये है कि हम जैसी आदत अपनी डाल लेंगे, हम अपने आप को जैसा एक्सेप्ट करेंगे कि हमें सहारे की ज़रूरत है, तो हमें हमेशा सहारे की ज़रूरत लगेगी। और जिस दिन हमें लगेगा कि हम तो दूसरों का सहारा बनने लायक है, इतने कैपेबल हैं, उस दिन हम बन जाते हैं। सिंपल है ये बात। तो ये कुछ नहीं होता कि ये नहीं होता, तो सिंपल सी बात है कि कुछ और होता, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही होती। ये नहीं हो रहा होता कि मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है तो मैं बैठ के रो रही हूँ या मैं अपनी लाइफ ख़राब कर रही हूँ। जितने भी साल होते कुछ और कर रही होती। नेक्स्ट, लव मैरिज को 4 साल हो गए, हस्बैंड का फोकस सिर्फ अपने भाइयों पर है, उनको पढ़ाने लिखाने में, बच्चा भी नहीं चाहते। मैं इग्नोर फील करती हूँ। मायके वाले कहते हैं छोड़ दो, पेरेंट्स कहते हैं बुढ़ापे का सोच। मैं कन्फ्यूज़ हूँ। बुढ़ापे का सोच, अगर आपके मायके वाले कह रहे हैं छोड़ दो और वो इस हद तक पागल हैं अपने भाइयों के लिए, आपके पति की उनको दिख ही नहीं रहा अपनी, और वो बच्चा भी नहीं कर रहे, है ना। अब अगेन देखो, ऐसे पुरानी पिक्चरों में होता था कि भाई को पाल रहे हैं इसलिए अपना बच्चा नहीं करा, मेरा प्यार बट जाएगा एंड ऑल दैट। भाई वो ज़माने मुझे नहीं पता उस टाइम पे भी सच में ऐसा होता था, क्योंकि फिल्मों में जो दिखाते हैं वो कितना सच होता है ना। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई छोड़ दो, कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, छोड़ दो, लेकिन दूसरी शादी कर लोगी, ये मतलब अपनी पहले से ही मेकअप करके रखना। वो जो कह रहे हैं ना बुढ़ापे का सोचो, बात वही है कि माँ बाप हैं जब तक महका अपना है, माँ बाप के बाद फिर क्या? तो या तो आप अपने पैरों पर खड़े हों तब बात बनेगी, है ना। तो आगे करना क्या है, यहाँ से छोड़ने के जाने के बाद उसका एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं इसके बाद दूसरी शादी कर लूँगी। लेकिन अगर आपको अपने हस्बैंड से प्यार है, ठीक है, और आप उनके साथ वैसे खुश हो, सिर्फ यही एक इशू है कि भई आपका अपना बच्चा नहीं हो रहा, तो देखो बच्चा बायोलॉजिकली हो या ना हो, अब अगेन आपको लगेगा कि क्या कह रही हूँ, लेकिन सच में ये सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आप किसी अडॉप्ट किए हुए बच्चे को भी पूरे दिल से प्यार करोगे ना, तो वही माता वाले हार्मोन आपके अंदर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो रहा है, अगर वो अपने भाइयों को बच्चे की तरह मान के चल रहे हैं, इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपके सास ससुर हैं या नहीं है, तो अगर आप भी मान के चलोगी, किस्मत सही रही तो देखो, किस्मत ख़राब हो, अपने पेट की औलाद भी धोखा दे देती है बुढ़ापे में, लेकिन किस्मत सही रही ना, तो आपको बच्चों की कमी कभी लगेगी नहीं, वही आपके बच्चों की तरह हो जाएंगे। तो आपके कहना चाहिए डिसीजन जो है ना, वो इस चीज़ पे देखो कि एक्चुअली आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अपना बच्चा पैदा करना या अपने पति का साथ।
आप उनके साथ अगर खुश हो, मुद्दा सिर्फ बच्चे का है, तो आप अपनी थोड़ी सी फीलिंग चेंज करके देखो, आपको देवर में ही वो मातृत्व महसूस हो जाएगा। हो सकता है ये भी। और दूसरा ऑप्शन वही है कि आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं। तो एक बार तसल्ली से बैठ के अपने मन में सोचो, दिमाग से नहीं, अपने मन में सोचो कि आपको एग्जैक्टली क्या फ़ील हो रहा है अगर आप यहाँ रहते हो। अगर आपके और आपके पति के बीच में प्रॉब्लम है, आपकी वो बॉन्डिंग ही क्रिएट नहीं हो पा रही, सिर्फ मुद्दा बच्चा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपके पति अपने भाइयों को आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आधे रह जाएंगे, और आप अपना बच्चा छोड़ के उनके भाइयों को एडजस्ट कर रही हो, कहीं ना कहीं आप आधी रह जाओगी। ऐसे नहीं चलता जीवन। लेकिन अगर कोई एक आदमी उस आधे को पूरा मना सकता है कि हाँ जी चलो ठीक है, अपना बच्चा कोई बात नहीं, ये इनमें इतना इन्वॉल्व है, मैं भी हो जाती हूँ, ऐसे चल जाए, एंड देन यू विल बी हैप्पी विद योर हस्बैंड, और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रह लो। ये भी एक मिसाल हो जाएगी। तो थोड़ा तसल्ली से, मैं हमेशा कहती हूँ ना, दिमाग की सुनो, दिमाग की सुनो। तो एक बार यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक बार अपनी फीलिंग देखो कि आपको एग्जैक्टली फील हो क्या रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लो। ऑप्शन आपके पास दोनों खुले हैं, फिर दिमाग से सोचना। जब ऑप्शन चुनने बैठोगी कि अब मुझे जाना है बाहर, तो मैं अब आगे क्या करने वाली हूँ, वो दिमाग से पूरी प्लानिंग करके रखना। यहाँ रुकना है तो फिर पहले अपनी फीलिंग्स को अच्छे से चेक कर लो कि खुश रहोगी तो रुक जाओ, एडजस्ट करने के लिए मत रुकना, नहीं तो फिर आगे और देर होगी, परेशानियाँ और बढ़ेंगी, फिर वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ख़त्म कि यहाँ से जाके कहीं और शादी का। ठीक। नेक्स्ट, मैम आपकी शादी लव मैरिज है? जी नहीं, घोर अरेंज मैरिज है। हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था अपने रिश्ता तय होने से पहले। नेक्स्ट, परिवार में 4 लोग हैं, ससुर, पति, मैं और 2.5 साल का बच्चा। मेरे पति सैटरडे की शाम को आते हैं, मंडे की सुबह को चले जाते हैं। अपने ससुर के साथ गांव में अकेली रहती हूँ, पति साथ ले जाने को बोलते हैं, लेकिन गांव समाज का डर बना रहता है। बस इसी वजह से 4 साल बीत गए, अकेले बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या करूँ, समझ नहीं आता, प्लीज़ बताओ। ससुर साथ जाने को तैयार नहीं, बोलते मैं गाँव में ही रहूँगा। भैया, किसी बूढ़े की ज़िद की वजह से आप अपनी जवानी के इतने साल ख़राब कर रहे हो कि कोई क्या सोचेगा। अब मान लो किसी की उम्र का पता तो है नहीं, अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है, वो बिना बाप के रह रहा है, हफ्ते में एक बार उसको बाप मिल रहा है, ठीक है, रहते हैं लोग, खैर जॉब के चक्कर में भी रहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता, रहते हैं। लेकिन मान लो आपके ससुर जी गए और 10, 12, 15, 20 साल, फिर आपकी तो पूरी उम्र ही निकल जाएगी इस चक्कर में। तो क्या करोगे फिर? ये बैठ के दुआ करोगे कि इन्हें भगवान उठा ले? ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। उनको कन्वेंस करो, अगर नहीं हो रहे तो भैया ठीक है, यहाँ पे उनका केयर टेकर कोई छोड़ो, एंड भाई कह दो कि हम जा रहे हैं। और रही बात समाज की, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है भाई, एक बूढ़े की ज़िद में और एक बच्चे के बचपन में। अगर आपको एक चुनना हो, आप क्या चुनोगे? कहने वालों को यही बताना। एक आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका और एक अनर्गल सी ज़िद लिए बैठा है कि जी मुझे नहीं जाना, उसको दिख रहा है मेरी वजह से मेरा बेटा बहू अलग पड़े हैं, बच्चा सफ़र कर रहा है, बाप के बिना रहना पड़ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही। एक उसकी ज़िद है, या आप अपने बच्चे का और अपने जो शुरुआती आपके साल हैं उनका देखोगे? तो ये है कहने वालों के लिए तो जवाब। लेकिन मैं अगर अपने ऊपर ट्राई करके देखूं तो भाई मैं किसी बूढ़े की ज़िद की वजह से अपने साल ख़राब ना करूं। नेक्स्ट, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं, कहीं भी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ, सब बच्चे को लेकर अलग अलग ज्ञान देते हैं, उनको कैसे जवाब दूँ उन्हें बुरा भी ना लगे, मुझे बार बार परेशान भी ना करे। सालों तक बच्चों के लिए ट्रीटमेंट भी लिया है। सीधे कह दे करो, इतना ट्रीटमेंट करा तो लिया, अब क्या करें? कहीं से ऑर्डर होते हो तो बता दो। बात वही है, थोड़ा सा ना, मैं तो जवाब दे देती थी अगर कोई इस तरीके का। वैसे खैर टचवुड मुझे नहीं मिला, क्या कोई ऐसे टोक मार रहा हो या कुछ मार रहा हो, मुझे नहीं मिला 7 साल। या ये कह दो कि कहीं ना कहीं नेचर समझ में आ जाता है बहू का कि भाई यहाँ से बहुत कैड़ा जवाब भी आ सकता। तो मेरे से तो किसी ने लिए नहीं पंगे ये वाले कि हाँ कोई मुझे ताने देगी भाई तू बच्चे नहीं दे पा रही है कुछ और। लेकिन अगर देते भी हैं ना, जैसे किसी ने, एक आदमी ने कहा था कि भाई लड़की जब दोनों हो गई कि लड़का हो जाता ना तो बेस्ट था, एक लड़का हो जाता इनमें से। तो मैंने उनको सीधे बोला था कि उनकी तभी शादी हुई थी, तो मैंने उनको सीधे बोल दिया था
कि दीदी अब आपकी शादी हो गई ना, तो अब आप प्रेग्नेंट हो गए, तो ऐसे अंदर जादू से हाथ घुमा के कर लेना कि भैया लड़का हो जाए, उसको लड़का बना लेना जब बाहर निकालना। तो मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड मैंने बोल दिए थे। मैंने कहा अब शादी हो गई ना, अभी आप प्रेग्नेंट हो गए, तो फिर देखना अपने हाथ से आप लड़का बना लेना जब उसको बाहर निकालना। तो देखते हैं ये हाथ की बात होती है क्या। आदमी मतलब कहना मेरे से इतनी बड़ी, कई साल बड़ी, और ऐसे बेवकूफ़ों वाली कोई बात करता है ना, तो मैं एज वाला फैक्टर तो भाई मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई बड़ा है इसलिए इज्जत। मेरा हमेशा से मानना है कि मेरी गलती नहीं है, तो मुझसे पहले पैदा हो गए। दूसरी चीज़, बड़े हो, तजुर्बा है ना, लेकिन केवल बड़े हो इसलिए इज्जत आप भी मत करो। मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी, लॉजिक ये कि बेवकूफ़ों पर भी बुढ़ापा आता है। ये बात कॉमेडी की थी कि सारे बुज़ुर्गों की बात ना सुना करो, बेवकूफ़ भी बुढ़े होते हैं, लेकिन ये एक सटीक चीज़ है। आप ये सोच के किसी बड़े की बात सारी मान लो कि भैया बड़े हैं, लेकिन पता नहीं जवानी में उन्होंने क्या तीर मारे होंगे और अभी भी अकल आई है नहीं आई है। मेरे सामने तो ऐसे बुढ़े ज़्यादा आ रहे हैं आजकल क्या, पिछले इतने सालों से, कि एज हो गई है लेकिन अकल आई नहीं रही। मैच्योरिटी लेवल उनका, या पेशेंस लेवल, या फिर एक होता है ना धीर गंभीर होकर डिसीजन लेने वाली ताकत जो होती है, भाई उनकी वो 20 साल के बच्चे जैसी है। एक तरफ कोई मर गया तो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत है ना, तो एक तरफ कोई मर गया ज्ञान दे रहा, अरे नहीं देखो यही है, देखो इतना सा है, इसके विजय कोई चक्कर नहीं है, मोह माया सब यहीं छूट जाना है ना, ज्ञान दे रहे हैं। एंड हम आ रहे हैं और मैं नेहा से बोल रही हूँ, मैंने कहा भी 5 मिनट बाद यही लोग रैंप पे गाड़ी ना चढ़ जाए, ठीक है, मेरा सूट उसके सूट से हल्का तो नहीं है, उसकी चेन मेरी चेन से मोटी तो नहीं है, इन बातों पे मुद्दे होते हैं। एज्यूम करके देखो 60+ लोगों के इतनी विरक्ति या 40+ में आके आ गई, उनकी 60+ में भी नहीं आ रही, और 40+ तो अब हुए हैं, 35 के बाद ही आनी शुरू हो गई थी। इतनी समझदारी आ जाती है नॉर्मली कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मैटर इतना नहीं करती कि आप इसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बना लो, सब यहीं रह जाना है। एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, सबको नहीं होता। तो अब मैं सोचूं कि यार मेरे से 20-20, 25-25 साल बड़े हैं, 30-30 साल बड़े हैं, इनको तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन उनकी हरकतें देखो ना तो फिर लगता है कि क्या ही पता है। मतलब एज बढ़ती जा रही है लेकिन आप सीख ही नहीं रहे लाइफ से, तो क्या ही एज बढ़ रही है। तो भैया ऐसा है, सारे बड़ों का बेकार है मामला। तो जो ये कह रहा है ना कि बच्चे नहीं दे पाई ये वो, या तो आप उसको ये छोड़ के मतलब सोच के छोड़ दो कि भाई उसमें उतनी अकल है, उसको नहीं पता चल रहा कि हमारे बच्चे की तुझे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है या हमें, या हम नहीं दे पाए इसका गिल्ट और ये चीज़ हमें ज़्यादा खा रही है या तेरे को ज़्यादा खा रही है। तू तो यहाँ डायलॉग मार के घर जाके सोएगी आराम से, या सोएगा, जो भी कह रहा है ना। तो उनको या तो उसी स्तर का कि भाई बुद्धि कम है ये सोच के मुस्कुरा के छोड़ दो, और जवाब देना है तो ऐसा दो कि मज़ा आ जाए, है ना, धुम तन्ना वाला, कि भाई सोचे कि इससे 10 बार बोलूँ नहीं बोलूँ, एक बार फिट कर दो, सही हो जाएगा। हेलो दी, मैं सबको बताना चाहती हूँ डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत देर तक हक चाहिए होता है, विश्वास की कोई है उसके साथ, फिज़िकल एक्टिविटी, थोड़ा घूमना, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, उसे हंसाओ, फ़नी वीडियो दिखाकर जिस कारण से स्ट्रेस है उसे अवॉइड रखो। मेरी बेटियां 10 और 15 साल की हैं, मैंने ऐसा ही बिना मेडिसिन के उन्हें ठीक किया, कोई नहीं है मेरे पास समझने वाला, डिप्रेशन बीमारी है, मैं तो हॉस्पिटल के चक्कर काट चुकी हूँ। ये किसी ने जवाब दिया है डिप्रेशन जिनको है उनकी मदद के लिए, तो आई होप इसीलिए मैंने पढ़ दिया ताकि आप लोग सुनो, और अगर कोई इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, उनके बच्चे या वो खुद, तो इन चीज़ों का ध्यान करो। आई एग्री विद ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट, दीदी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं थोड़ा भी क्रिटिसिज्म नहीं ले पाती, मतलब कोई मेरी किसी भी चीज़ में, काम में थोड़ी सी भी कमी निकाल दे, बुराई कर दे, किसी और की तारीफ़ कर दे तो पैनिक हो जाती हूँ, सामने वाले को जवाब दूँ या ना दूँ, बट खुद को अंदर अंदर बहुत एंजाइटी होने लगती है। इस एंजाइटी को पालना सीखो, और अगर आपको क्रिटिसिज्म से इतनी प्रॉब्लम होती है ना, तो ठीक है, आज किसी ने किसी चीज़ में कमी बताई, नेक्स्ट टाइम उस कमी को बिल्कुल सुधार के उस चीज़ को लेके जाओ, तो यही चीज़ आपके बेटर के लिए काम करेगी। आप एक दिन इतने बढ़िया हो जाओगे कि आप में ढूंढने से कोई कमी नहीं निकाल पाएगा।
ठीक है, उस टाइम हो रही है एंजाइटी, होने दो। आप जवाब नहीं दे रहे, यहाँ तक भी ठीक है। अब जो आपके अंदर उथल पुथल मच रही है ना, उसको दिमाग में मत रहने दो। अगर मान लो सपोज़ करो मैंने कोई वीडियो बनाई है और उसमें किसी ने कुछ कमी बताई है कि इसमें ये साउंड अच्छी नहीं है, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अब मैं बैठ के सोचते रहूँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उससे क्या ही हो जाएगा। अगर मुझे वो बात लगी है और मेरे को लग रहा है कि यार बुरा लग रहा है या मेरे को एंजाइटी हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उठ के कि जिस चीज़ पे उसने कमी बताई है उस पर मैं काम करना शुरू करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ मैं ठीक करके रखूँ। ये इसका इलाज है, ठीक है। तो आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। आपकी कोई कमी बताए, आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, बुरा लग रहा है, दैट्स ओके। यही आपकी विजय है कि आप उसको पलट के कुछ नहीं कह रहे, ठीक। अब जो उसने कमी बताई है उसको अगली बार बिल्कुल सुधार दो, ख़त्म कर दो उस चीज़ को और इतना बढ़िया करके दो कि मज़ा आ जाए देख के। ये आपके फ़ायदे के लिए हो जाएगी यही एंजाइटी। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड जब भी लड़ाई होती है तो बोलते हैं कि तू मर क्यों नहीं जाती। कई बार मन करता है कि मर ही जाऊं। तो सही है, ये खुश हो जाएगा। 2 बच्चे हैं मेरे, तो वो खुश हो जाएगा और बच्चों का क्या होएगा, ये भी तो सोचो। फिर बच्चों का क्या होएगा किसी के कहने से कि मर क्यों नहीं जाती, आप मर जाओगी क्या। नेक्स्ट, हेलो मैं आपकी लिव लाइफ इजी की सब्सक्राइबर हूँ। मैं एक विलेज में रहती हूँ, मैरिड हूँ। अगर अकेले बच्चों को स्कूल से लेने या खुद अकेले शॉपिंग जाती हूँ, सब बातें बनाते हैं, मेरे हस्बैंड साथ नहीं जाते, कहते हैं खुद से सीखो, बहुत उलझन में हूँ, क्या करें। आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, हमें ये लगता है हमारा हस्बैंड हर जगह हमारे साथ जाता है ना तो वो केयरिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने अपंग हो जाते हैं उस चक्कर में कि हम चाह के भी अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए अकेले करने की तो नहीं कर पाते। तो अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि हाँ करो, खुद से सीखो, आना चाहिए, चल पड़े, बहुत बढ़िया बात है। नहीं चले तो भी आपको आना चाहिए। और रही बात यह कि जो लोग बातें बना रहे हैं क्या गांव में रहती है, देखो जब भी कोई नया काम होता है लोग खुद नहीं कर पाते तो इसलिए टिप्पणियाँ करते हैं नेगेटिव। लेकिन अगर आप जाती रहोगी, सब कुछ करती रहोगी ना, आप नई पीढ़ी के लिए, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनोगी कि देखो फलाने की बहू अपने सारे काम खुद जाके करती है ना। उनकी भी हिम्मत पड़ेगी। मैंने देखा है गाँव की बहुओं को, उनकी बेचारियों की ना पूरी ज़िंदगी कमरे में निकल जाती है, घर में, आंगन में, कमरे में। वो अपने पीहर जाने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए निकलेंगे, वो भी घूंघट करके, एंड वहीं से वहीं अंदर। तो एक छोटा सा दुकान पे से 5 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का सामान लाना भी ना उनके लिए टास्क है। मैंने देखा है, गाँव में काम करा है ना। तो अच्छा है आपके हस्बैंड आपको निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकली तो बंध जाओगी और फिर आप चाहोगी तो नहीं निकल पाओगी। नेक्स्ट, दीदी थैंक यू सो मच एंड लव यू, बिकॉज ऑफ यू आर माई गॉड। आपकी वजह से लाइफ सॉर्टेड हो गई है 80%। चलो नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 5th में है KVS में, पर उनकी पढ़ाई बहुत बेसिक है, टाइम से बहुत पीछे स्टडी KV में, वो 1st से KV में है, बट अब मैं स्कूल चेंज करना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर से। क्या सही रहेगा? बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए और बेटी के लिए प्राइवेट स्कूल के लेवल को कम्पीट करना। आपकी बेटी की वर्कशीट शेयर करना हो सके तो। यहाँ तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा मैं बताऊँ, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं। वैसे कर लेगी वो KV में, अगर वो कर रही है उसके बाद एक एज होती है और वो उस टाइम पे ना बच्चा कर लेता है कवर। अगर सही चल रही है अपनी क्लास में, जितना पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया चल रही है ना, कर लें दो उसे। जो एग्ज़ाम आते हैं ना नौकरी के, उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर उसकी समझ विकसित हो गई है तो कोई वो नहीं है कि एक चीज़ वो 12 साल वाली 10 में सीख के कोई ट्रॉफ़ी जीत लेगी। यही तो होता है अप एंड डाउन, एंड में जाके सबको बराबर ही होना है। तो नहीं भी करो चेंज तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। अगर मेरी लड़की पढ़ रही होती KV में, मुझे उसका आइडिया था नहीं शुरू में ही, मतलब पहले ही यही स्कूल मिला जिसमें, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसमें करा के फिर निकाला ही नहीं। लेकिन अगर कहीं चल रही होती और कोर्स हल्का होता, मैं ना निकालती। एंड में जाके सब बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, जब सास सामने बहुत अच्छे से रहती हो, पीछे से ननद गए सास मेरे बारे में गलत बोलती हो तो क्या करना चाहिए? कभी कभी तू बात कर रही होती है और मैं ऊपर ही चली जाती हूँ, सुन लेती हूँ। कोशिश करो सुन के भी ना सुनने की। आपको पता है पीछे आपकी तारीफ़ें नहीं हो रही हैं। जब सुनोगे नहीं तो टेंशन फ्री रहोगे और मेंटली
प्रिपेयर्ड रहो कि अगर अलग बैठी हैं तो बातें कर रही हैं, तो जब वो सामने मीठी बन रही है आपको पता है कि बस सामने सामने का ही खेल है, इमोशनली अटैच मत हो ऐसे आदमी से, कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं। आप चाह के भी उसको पीछे अपनी तारीफ़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर सामने कि तू सीधा बोल, ऐसे लोगों से पहले मैं क्या कहती थी, यार तेरे को बोलना है तो मेरे से सामने भी ऐसे बोलना। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार सिखाया कि सामने कोई बोलेगा तो तुम उसको फिर क्या ही कर दोगी। तो वो वाली चीज़ है कि सामने कोई कैसे ही बोलेगा तुम्हारे, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ठीक है, अब मुझे भी समझ में आ गया, अगर कोई पीछे बुराई कर भी रहा है ना और वो सामने ठीक बोल रहा है तो मेरे को लगता है ये भी मेरी खौफ है। तो ठीक है, आपको पता है कि असलियत में क्या है, आपके सामने अगर ठीक बोल रहा है ना तो मान के चलो कि चलो ठीक है। उससे उम्मीद ना रखो कि वो बाहर जाके या जब आप नहीं होंगे तो आपकी तारीफ़ करेगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि अच्छा ये दोनों बैठी हैं तो बुराई पीट रही होंगी बस। नेक्स्ट दी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सास ससुर से दूर रहती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सास को मैं जब भी बुलाती हूँ वो घंटों मेरी जेठानी से फ़ोन पे बात करती हैं और सारी यहाँ की बात वहाँ करती हैं, दोनों मिलकर मेरी हर बात का मजाक बनाती हैं। आपको कह रही हैं कि मुझे बुलाती नहीं है, आप ये बताओ दी मुझे बुलाना चाहिए या नहीं। जब मजाक बनाती हैं जब भी बात काट दिया करो ना, अगर सुनती हो आप मजाक बनाती हैं तो तभी कह दिया करो ना कि मम्मी यहाँ पर ये सब मैं तो नहीं बताती दीदी को, आप या फिर दीदी के घर का तो यहाँ कुछ नहीं शेयर कर रही। अब ये अच्छा लग रहा है कि दोनों बैठ के आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक बार ये 3 लाइनें बोल दो फिर देखो, कुछ चीज़ें वही होती हैं, आप सुन रहे हो इसलिए सुना रहे हैं। नेक्स्ट, सुनीता जी मेरी बहू बात करना चाहती है, कह रही है पर कानपुर का बात करती है, पहले जैसी बात नहीं। कानपुर का बात, मेरा दिल भी नहीं करता उसके साथ बात करने का, उसने मेरे से माफ़ी भी नहीं मांगी मेरे बहन से, बहन ने कहा माफ़ी मांगने के लिए। आपके ऊपर है बहन जी ये बिल्कुल, अब आप बड़ी बन के माफ़ करना चाहें कर दें, आपको लग रहा है कि अपने मतलब के लिए आ रही है फिर यही करेगी तो ना करें। इसमें कोई शॉर्ट वो नहीं है कि आपका पर्सनल क्या, आप सास हो, आपके हाथ में होल्ड है अपनी लाइफ का पूरा। आप चाहो उसमें बहू को शामिल करो, आप चाहो नहीं करो। बच्चों के ऊपर फिर भी प्रेशर होता है, आप कहोगे कि बच्चों की साइड ले रही, उनके ऊपर फिर भी एक प्रेशर होता है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, ये वो दम उठ रहा है, रह रहे हैं वहीं पे, अभी आया नहीं क्वेश्चन। लेकिन माँ बाप के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अगर उन्होंने अपने बच्चे घर से निकाल दिए ये वो आज के माँ बापों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि भाई वाह तेरे बच्चे तुझे क्या परेशान करेंगे, तू नहीं छोड़ दिया, आहा। तो भाई आपके ऊपर पूरी खुली वो है, आपको मन कर रहा है उसको वापस लेने का ठीक, नहीं मन कर रहा मत लो। और छोटी है आपसे बदतमीज़ी करी है, आपका मन नहीं कर रहा बात करने का, मत करो, इट इज़ ओके परफेक्टली। नेक्स्ट, हाय दी एक प्रॉब्लम का सलूशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, चलो कोशिश करते हैं। प्लीज़ हेल्प करना, बहुत उम्मीद से मैसेज कर रही हूँ। मेरे मायके में मेरी भाभी के आने के बाद मेरा भाई और माँ 3 सालों तक मेरे से अच्छे से बात तक नहीं किए। फिर भाभी जब भाई से लड़ाई झगड़ा किया तो भाई मेरे पास आया और बोला मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ अपनी बीवी की वजह से। तो मैं भाई को समझाया, इस चलते मेरी भाभी से काफ़ी डिस्प्यूट हो गए। अब भाई भाभी के पैचअप हो गया, भाई अंदर अंदर मुझे दुश्मनी निभाता है, बोलता है मैं उसका खून पी गई हूँ। मुझे उसका ये बिहेव देख बहुत दुख होता है। मेरे माँ बाप भी भाई की तरफ ही बोलते हैं, सब मुझे बुरा बोलते हैं, मैं तो भाई के प्यार में मारी गई। अब क्या करूं, उनसे कैसे डील करें। मैं अपने मायके साल में एक बार 1 दिन के लिए जाती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती, फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ तमाशा करते रहते हैं। छोड़ना चाहती हूँ पर सोचती हूँ ससुराल में सब बोलेंगे मायके में पटरी नहीं है मेरी, क्या करें दी। छोड़ ही दो, ससुराल के कहने की चिंता करोगे तो वो इसको छोड़ के कुछ और कहेंगे। यार अपना देखो ना, आपको क्या सही लग रहा है। अगर मेरा जो बता रही हो तो कोई मतलब ही नहीं, कैसे चलेगा काम वहाँ पे। माँ बाप आपको नहीं सही रख रहे, बे भाई आपको नहीं वो कर रहा, तो मैं का ख़त्म ना भाई। और जब ये सब हुआ होगा, जब भाई वहाँ आया होगा रोता पिटता, जब ससुराल वालों देख ही रहे होंगे ना, आंखें बंद थोड़ी होंगी उनके इस टाइम पे। तो जैसे आपने मेरे को बताया, मुझे एक झटके में दिख गया, समझ में आ गया, सेम चीज़ आपके ससुराल में जो डायलॉग बाजी करेगा उससे भी आप बता सकते हो कि भैया अब नहीं है बर्दाश्त, कि अभी कितना पागल बना रहा है मेरा छुट्टी।
दीदी आपने कहा किसी से कड़वा मत बोलो, बट जबकि मेरी सास मेरे से अपना एक एक सामान खरीदवाती है, ससुर की पेंशन है, मकान का किराया आता है, हर मंथ मोबाइल का रिचार्ज मैं करती हूँ। क्या इतना करने के बाद भी उनसे मैंने कहा कि मेरे बर्थडे में फ़ोन नहीं किया तो गुस्सा हो गई? क्या मुझे ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो मतलब के लिए कॉल करते हों? देखो ऐसा है, सामने वाला लीचड़पना दिखा रहा है, बदतमीजी कर रहा है ना। हमारी चॉइस होती है, हम उसके लेवल पे जाएं, बराबरी करें, या हम उसे छोड़ दें उसके हाल पे, या फिर सबसे मुश्किल और सबसे सही कि हमें पता है वो लीचड़ है, जलील है, मतलबी है, फिर भी हम उससे एक सभ्यता के दायरे में बातचीत रख लें। ये सबसे मुश्किल लेकिन सामाजिक और टेक्निकल रूप से सबसे सही। और कहीं ना कहीं ना अगर आप ऐसा करते हो आप फ्री भी रहते हो माइंड से, क्योंकि जब हम किसी से बिल्कुल बात बंद कर देते हैं ना, तब भी एक बोझ सा रहता है, जो मुझे फ़ील हो रहा है। एक बोझ सा रहेगा कि जब कोई पूछेगा ना कि तुम्हारे ये कहाँ है, तुम्हारे वो कहाँ है, तो फिर लगेगा कि यार अब किस किस को आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं है। सपोज़ करो मेरे घर में जो चलता रहता है कि कौन है, आपकी फैमिली कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो अब मैं किस किस को और क्या क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, कितनी बार दूँ, क्यों दूँ, है ना। तो वो एक आपके गले में हड्डी फंसी रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कट ऑफ हो चुका आपकी लाइफ से। अभी सपोज़ करो कि नाम मात्र का ही रिश्ता चल रहा है, लेकिन है तो कोई नहीं पूछेगा कुछ, है ना। तो अभी आपकी सास का जो चल रहा है, एक तो ये जो सारा खर्चा आप करवा रही हैं, वो मतलब वो आपसे करवा रही हैं, क्यों करवा रही हैं, अपने पैसे का क्या कर रही हैं, वो सब चीज़ें भी जानने की हैं। खैर वो आपका पर्सनल मैटर है, आप और आपके पति कैसे हैंडल कर रहे हो। लेकिन बात यहाँ तक आई कि मेरे को ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कर लो, बिना मन मिले, सिर्फ मुंह से सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात हो सकती है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे लिए शायद जितनी भी स्किल मैंने सीखी है ना अभी तक, सबसे देर में आई है ये, और शायद सबसे मुश्किल थी सीखने में। कि मेरा मन नहीं मिल रहा उस आदमी से, शक्ल देखने को मन नहीं कर रहा, मैं बात कैसे करूं। मुझे हमेशा यही होता था, लेकिन नाउ आई लर्न कि भाई हो सकती है प्रॉपर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि या तो ये तो फेक पना हो गया, या तो ये हो गया, या ऐसे तो झूठ माना जाएगा कि हम मन में तो मतलब उससे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम कर रहे हैं सामने आराम से नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो फेक होना हो गया। लेकिन एग्जैक्टली ये फेक होना नहीं होता, ये मेंटली आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है कि ठीक है आप उससे कोई उम्मीद नहीं रख रहे, है ना, आप उसके लिए कोई फेवर भी नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ एक मुंह का बोल है, वो ख़त्म नहीं कर रहे आप, वो चल रहा है ना। और अगर कभी इन फ्यूचर उसमें फ़ायदा ये होता है, कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ पड़ी कि अगला आपके लिए आ गया खड़ा होने, या आपको ज़रूरत पड़ गई, आपके पास मुंह रहेगा कि भाई कह तो दोगे, फिर वो खड़ा हो ना हो वो अलग चीज़ है, उम्मीद नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी एक रास्ता कहना संकरा सा खुला रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, पूरा बंद करके एक सिरदर्दी और क्रिएट हो जाती है। तो बात कर लो, ऊपरी मन से ही करो, बहुत देर मत करो, 10 सेकंड 20 सेकंड, लेकिन बात करते रहो। बाकी खर्चे का आप देख लो कि कब तक और कैसे कैसे आप कर रहे हो, वो कहाँ से मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एज 30 है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 4th स्टैंडर्ड में और एक बेटा जो LKG में है। एक काका ससुर हैं और एक मेरे ससुर हैं, और खुद मेरे हस्बैंड हैं, सास है नहीं। सारा काम मुझे खुद ही करना होता है। MA BEd हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, बट हो नहीं पाता। थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ तो पेपर पास नहीं हो पाते, तो आप ही कुछ गाइड कीजिए, पूरा और प्रिपरेशन दोनों कैसे करूँ। और मुझे किसी तरीके की कोई हेल्प भी नहीं, जो करना है खुद ही करना है। प्लीज़ आप बताएं इस बारे में कैसे मैनेज करूँ। अगर पॉसिबल है तो मेड लगाओ, पढ़ाई के लिए अगर टाइम निकालना है तो मेड लगेगी, लेकिन इतने 3 आदमी घर में और बच्चा, एक LKG में एक 4th में, उनकी भी पढ़ाई, घर का सारा काम, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इतने काम के साथ आप अपनी पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि वो 3 होते तब भी चल जाता, अब बेटी 4th में तब भी चल जाता, छोटा लड़का LKG में है। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे करना है,
करने का तरीका फिर वही है कि भैया घर के कामों के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर घर के सदस्य नहीं कराते तो आपको बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जब टाइम थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, बनते बनते शेड्यूल बनेगा, तब कहीं जाके एग्ज़ाम के लायक आप तैयार हो पाओगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पति ने गलत है, लेकिन उससे गलत सुनने में भी उसे बुरा लगता है। हमारी छोटी गलती गिना देता है, लेकिन वह आदमी तो चाहे अफेयर भी करे, बाहर वह भी कुछ नहीं। लेकिन औरतों के घर में कोई गलती हो जाए छोटी मोटी, वह उसी पर वाह कर देता है। मैं ये बात बोलती हूँ ना कि तुम्हारा किसी के साथ, तो मेरी छोटी छोटी गैया गाना गा देता है। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। बताओ मैम, मैं कैसे बोलूँ? मतलब छोटी छोटी गैया क्या, मतलब अपने आप को कान्हा जी बताता है कि मैं कान्हा जी हूँ, इसलिए मेरे चारों तरफ गोपियाँ, क्या ना, मुंह देख ले शीशे में जाके। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार। हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं अपने आप ही ऐसे मजाक, मतलब जो शादी से इधर उधर अफेयर करे वो कृष्ण जी बन जाएगा। अरे पहले पूरी कहानी पढ़ तो लो। भगवत गीता आया कृष्ण जी की जिसमें कहानी है, भगवत पुराण में कुछ पढ़ तो लो, या बस देखा सीरियलों में अफेयर करने से कृष्ण जी बने जा रहे हैं। बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है मेरे को जो भगवान के नाम पे उल्टे काम करता है। कोई नशा कर रहा है, वो भोले बाबा का नाम ले रहा है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो कह रहे हैं तुमसे कि यहाँ पे नशा करके बैठो, बेवकूफ़ कहीं के। अब उसमें जो है भाई ऐसा है, जब कोई अफेयर करके अपने आप को कृष्ण जी का वो करे ना, तो याद दिला दिया करो फिर ऐसा उदाहरण तो कि जी द्रौपदी के भी 5 पति थे। फिर जोक में नहीं आता कि राजा दशरथ के देखो 3 रानियाँ थी, प्यार से रहती थी, तो उन्होंने कहा कि 5 पति तो द्रौपदी के भी थे। अगर इस तरीके से अज्ञानी होके आप अपने पौराणिक उस प्रसंगों में से अपनी लाइफ में लाएंगे चीज़ें, तो भाई जवाब तो फिर उस भाषा में भी दिया ही जा सकता है ना। लेकिन इतना जलील इंसान जब आपका पति हो ना, तो मुश्किल हो जाती है उसके साथ रहना। लेकिन अगर आप छोड़ नहीं सकते तो ऑप्शन क्या है? तो जवाब देना सीखो, तर्क करना सीखो, ताकि उसके बेवकूफ़ों वाले तर्कों को आप कहीं ना कहीं अपने समझदारी वाले तर्कों से जस्टिफाई कर दो। चुप रहे एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकता तो तुझे हम चुप तो कर ही देंगे। नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल के लिए बेस्ट क्या होगा? वूमेंस के लिए भी 3 बेटियां हैं, आगे जाके प्लान करूं, तब तक कुछ बेस्ट बताओ जो बॉडी को हार्म ना करे। मुझे डॉक्टर ने पिल्स रिकमेंड करी थी, एक ही टाइम पर लेनी होती थी, क्या वो सही रहती हैं बॉडी के लिए? मैं इस पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने आपको जो प्रिस्क्राइब करा, अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे, मेरे को पर्सनली कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो शरीर पे, अपने शरीर की नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर पे साइड इफ़ेक्ट डालेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर चाहे कुछ भी कह लें, बनाने वाले कुछ भी कह लें, नॉर्मल सी चीज़ है ना। आप अपने शरीर के सामान्य प्रक्रिया रोक रहे हो, इस तरीके की कोई चीज़ खा रहे हो पावरफुली रोकने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो वो उबलेगा ना मामला उसका। तो इससे बढ़िया वही है कि अपना कुछ और जुगाड़ इतने सारे हैं भैया, वो देख लो डॉक्टर से। मैं यहाँ ये बात नहीं करने वाली। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं भी क्योर स्किन ऐप से अपनी स्किन के मुताबिक डॉक्टर भेजे थे, पर मैंने 1 महीने उसे किया, मुझे तो कोई भी ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर की रिपोर्ट आती थी, खुद कह रहे थे आपके फेस पर असर नहीं हो रहा, लॉन्ग टाइम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही होगा। हाँ, ऐसे ही होता है। शुरू में मुझे भी यही लगा था कि पैसे ख़राब हो गए। एक कमेंट और भी आया था इसमें, मुझे भी ये लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, फेस वॉश से कुछ नहीं हो रहा, सनस्क्रीन से, लेकिन करती रही मैं यूज़। मुझे स्किन ड्राई बहुत लग रही थी, तो मैंने ग्लिसरीन साथ में लगाना शुरू कर दिया, बस ये चेंज मैंने करा। लेकिन मैं करती रही ना यूज़, तो वास्तव में वो लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो अगर यूज़ कर रहे हो, किट मंगाई है, तो वो जब तक किट चलेगी उसको यूज़ कर लो। अगर आपको भी लग रहा है ड्राइनेस है, कुछ और ज़्यादा हो रहा है, तो आप भी ग्लिसरीन लगा लो, उससे मतलब हील हो गई थी। मुझे यहाँ पे लगने लगा था स्किन में कि जैसे जल सी गई है या चीज़ मार रही है कुछ, तो ऐसा लग रहा था कि यार केमिकल है या क्या है, मतलब सूट नहीं कर रहा। मैं खुद हो गई थी पजल्ड सी। लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे सूदिंग के लिए कुछ चाहिए था, तो मैंने ग्लिसरीन ट्राई करी ना, तो वो ग्लिसरीन के फिर मेरे को सही लगा।
तो मैंने ग्लिसरीन के ऊपर लगाई इनकी सनस्क्रीन, तो वो बिल्कुल परफेक्ट काम। मतलब अब मैं एक दिन भी नहीं रह सकती अगर मैं दिन में 2 बार मुँह धोऊंगी ना। रात को तो धो के एक ही ग्लिसरीन लगा के सो गया, अगर मैंने कहीं से आके दोपहर में फिर मुँह धो के मुझे कहीं जाना है तो मैं दोबारा भी सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, उसकी सनस्क्रीन के बिना नहीं होता काम। तो यूज़ कर लो, थोड़ा दिमाग से उसके अपनी एनालाइज भी करते रहना स्किन, उनके बताने के बाद भी खुद भी देखते रहना, थोड़ा सा दिमाग से देख के कि भाई क्या चीज़ मेरे को कम होती दिख रही है या क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, या कौन सी स्पेशल 3-4 क्रीम में से कौन सी दिक्कत कर रही है। इस तरीके से थोड़ा खुद भी एनालाइज करते रहना अपने को। तो जैसे मेरा नॉर्मल में नहीं चला था, लेकिन ग्लिसरीन लगाने के बाद परफेक्ट काम करा। तो एक्सप्लोर करो आप भी। पर मैं भाई यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पेड कोलैबोरेशन है तो मैं उसी के लिए बस कर दिया, बाद में यूज़ नहीं कर रही। डेली बेसिस पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप कर रहे हो रेगुलर करना, मतलब देख लो, रेगुलर कर लो। जितने की वो एक बार की किट है, कम से कम उसको प्रॉपर यूज़ कर लो, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचना। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी एज 34 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरी सास नहीं है। मेरी जेठानी और ससुर बहुत चुगली करते हैं। ससुर मेरी चुगली जेठानी से और जेठानी की मुझसे करते हैं। जब भी जेठानी को वो कुछ काम बोलते हैं, जेठानी मुझ पे आकर गुस्सा करती है। जाके वो बोलते हैं तुम 2 हो, फिर भी तुमसे काम नहीं हुआ। मैं कभी भी ससुर की बोली बात जेठानी को नहीं बोलती। तो आप अच्छी हैं, और लेकिन आपकी जो जेठानी है वो, जो मुझे समझ में आया, थोड़ी कामचोर है। और आपके ससुर जो हैं वो कहना चाहिए ससुर के भेष में सास हैं, जो बातें इधर की उधर करने के लिए मशहूर होती हैं, है ना। तो भैया आप, ऐसा है, जेठानी आप पे जब आके गुस्सा करे तो सीधे बोल दो कि भैया मैंने तो बताया नहीं काम, आपको बताया है करो, ऐसा तो है नहीं सारा आप कर रही हो, ठीक है ना। नहीं है बस कि इतना बोलना, वो चिल्ला रही है, आप किचन से हट के चले जाओ अपने कमरे में, एंजॉय करना तो उन्हें अकेले, ठीक है। अब वो कहें जी 2 हो, 2 से नहीं हुआ, तो कहना पिताजी मेरी बात मेरे से कहे करो, इनकी इनसे कहो, हम दोनों मिलके नहीं कर रहे काम, ठीक। और बाकी जो इधर की उधर करने वाली है वो आप किसी को बदल नहीं सकते, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मैम मैं वही हूँ जिसने बताया था मेरी सास बोलती है मुझे कुछ हुआ तो तेरी वजह से मरूंगी। आपने बताया था कि अलग हो जाओ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को काम अलग हो जाते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होना चाहते। ऐसे में अब क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी दी। तो अपने पति से यही बोलो कि भाई मम्मी जी ऐसे ऐसे कह रही हैं कि तेरी वजह से मैं मर जाऊँगी। तो साथ रहने में सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं है, आपकी मम्मी को कुछ हो गया तो वो मेरे जुम्मे आ जाएगा मामला। और अगर फिर भी ना माने तो रहते रहो साथ में, किल से सास क्या कर सकते हो फिर आप, बेटा चाह ही नहीं रहा जब, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे फिर वही है, पता लगा अभी सास गलत दिख रही है पूरे परिप्रेक्ष्य में, फिर आप दिखने लगोगी, पता लगा जी सास से तो बन रही नहीं, पति से और राड़ हो गई, नहीं मान रहे। अगली बार कह दें ऐसे करो ना या मैं मर जाऊंगी तो है, तो कह दियो भाई कि मैं तो अलग जा रही थी, तुम्हारा लड़का चाह ही नहीं रहा, हमें अलग करना, तो भाई झेलना पड़ेगा तुम्हें मुझे। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मेरी शादी को 15 साल हो गए। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सासू माँ और देवरानी मुझसे बातें छुपाती हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब नहीं होता, मैं क्या करूँ प्लीज़ दी कुछ बताएं। छुपा लेने दो उन्हें बातें, उनके पास ऐसा कोई खजाने का नक्शा नहीं है जो तुमने नहीं जाना, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बकवासें ही होंगी फालतू की करने को, नहीं बता रही कोई बात नहीं। और कभी वो बात सामने आए ना, कोई भसड़ मचे गंदी वाली, तो कह देना मुझे तो पता ही नहीं था। पता होने के बाद भी कह देना मुझे बताती कब हो तुम, सॉर्टेड हो, बढ़िया है, नहीं बता रही, आराम से रहो मज़े से। नेक्स्ट, मेरी बेटी की शादी को 8 साल हो गए। 2 बेबी हैं, 6 साल का बेटा, 4 साल की बेटी। शुरू से ही उसके ससुराल वालों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग भी सोच रहे थे बेबी हो गया सब ठीक हो जाएगा, पर बार बार उसकी सास बोलती है चले जाओ मायके, और दामाद ध्यान नहीं रखते किसी बात पर। बेटी की आई साइड वीक हो गई है, एनीमिक हो गई थी, वो हम बुलवा लेते हैं, छोड़ आते हैं उसे जब ठीक हो जाती है। अब ज़्यादा बीमार थी तब से आई है। अब बेटी का भी एडमिशन स्कूल में करा दिया, 6 महीने हो गए, फिर अब मन नहीं है उसे छोड़ने जाने का। जब तक उनका फ़ोन ना आए कि आ जाओ बेटी, सुस्त रहती है। क्या करें बताएं आप, ज़रूर प्रश्न ले लें ये प्लीज़। अब आपकी बेटी ऐसे घर वालों से अभी भी जुड़ी हुई है। अपनी बेटी को बोलो प्रैक्टिकली सोचो, कुछ बचा नहीं है वहाँ।
वो एक इल्यूजन में जी रही है कि उसका घर ये है वो, वहाँ एग्जैक्टली कुछ बचा ही नहीं है। जिसको अपनी बच्ची की बीमारी नहीं दिख रही, उसके स्कूल का एडमिशन नहीं दिख रहा, वो क्या कर रहा है। अपनी बेटी को समझाओ कि भाई प्रैक्टिकली सोच, तुझे लग रहा है, बाकी वहाँ बचा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मेरी सास और नंद को भी पता होता है, ऐसने सुन लिया है और वो लोग आप ही मेरे से कम बात करने लग जाते हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा, वही जो मेरी सास और नंद बुराई करती हैं, इसने सुन लिया है। अरे भैया एक बात बताओ, मैं निकली जा रही हूँ, 2 लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, सुनीता ऐसी है, सुनीता वैसी है, मेरे कानों में पड़ गई, ठीक है। अब उन्हें पता है कि मेरे कानों में पड़ गई, अब वो क्या करेंगे। अगर तो होंगे वो बुली टाइप, वो और चढ़ चढ़ के आएंगे, मैं दबूँगी, है ना, यही होगा। और अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, उनको दिख रहा है कि हाँ भाई इसकी बुराई कर रहे थे, इन्हें देख लिया, अब आदमी इधर उधर नजर ही छुपाता फिरेगा ना। तो वही हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और उससे पीछे बुराई कर रही है, वही वाली बात आ गई ना भैया। सामने अगर कोई आपसे ठीक बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी आपका वही है कि आपका खौफ इतना तो है, एटलीस्ट आपके सामने कोई बुराई नहीं कर रहा। वरना कहने को तो कोई सामने भी बहुओं को जलील कर देते हैं, तभी क्या कर लेती हैं बेचारी बहुएं, सुन के घूंट पी के रह ही जाती हैं ना, रोली पिटली, खाना छोड़ दिया, पड़ गई कमरे में, और क्या कर लेंगी। तो अगर पीछे बुराई कर भी रही है ना, कर लेने दो, आपको एक बार असलियत पता लग गई बस उनकी कि हाँ भाई ये है नहीं मेरी, बस। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, एक तरह से लाइफ ठीक चल रही है, बट मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता, ना तैयार होने का, घर में रहकर बोर होती रहती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। जो ये लास्ट लाइन है ना, घर में रह के बोर रहती हूँ, यही है सारी राड़ की जड़। बाहर निकलो, एटलीस्ट 10 मिनट के वॉक किया करो डेली, बिना तैयार हुए कर लो, नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं, साड़ी सूट जो पहन रखा है, नाइट सूट, उसी में जाओ, लेकिन रोज़ नियम से 10 मिनट की वॉक करना शुरू करो, किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपका मन करे, ठीक है। लेकिन घर से बाहर निकलो और फिज़िकली चलो, और उस टाइम फ़ोन मत ले जाना। फ़ोन ले जाओ तो गाने सुनना बस, उसका स्क्रीन मत देखना, उसमें चलना शुरू करो सबसे पहले। दीदी, मैंने पहले भी कमेंट किया था, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मेरा 12th भी नहीं हुआ अभी, और 2 बच्चे भी हैं, अब पढ़ने का मन करता है, क्या करूं, मुझे सजेशन दीजिए। भैया अब शादी हो गई, बच्चे भी हैं, अब पढ़ने का मन कर रहा है, जब पढ़ने का मन होगा, अब या तो आपने कर ली या आपके घर वालों ने कर दी, तब शादी हो गई। तो जब गलत टाइम पर गलत चीज़ का मन करेगा तो लाइफ ट्रैक पर नहीं आएगी। अब बात वही है कि अब पढ़ना है, पढ़ो, फिर निकालो टाइम घर के काम में से, बनाओ सेटिंग कि इतने घंटे में कैसे निकालूंगी, उस हिसाब से शेड्यूल करो, पढ़ लो एक बार। फिर दी प्लीज़ बताओ ना, एक अच्छी पत्नी कैसे बने, मतलब पति की दोस्त कैसे बने। कभी लड़ाई होती है तो मैं हस्बैंड के सामने बोल जाती हूँ, जैसे वो जवाब देते हैं, फिर उनका बुरा लग जाता है तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। इस बार जब लड़ाई हुई तब मैंने बोल दिया बकवास मत करो, ये बात उनको बहुत बुरी लगती कि ये ऐसे तो मेरे पिता ने कभी नहीं बोला, तूने कैसे बोला, वो तुम्हें तू कह के बोल रहे हैं। आ गई बात, वो तू कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि बकवास मत करो। फिर क्या होता है भाई, महिला और पुरुष समान है, समानता का समय, समानता का अधिकार है, कहाँ है समानता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने, सिंपल सी बात है, हर आदमी अलग होता है ना। अब जो हमें पति के रूप में मिला है उसको ऑब्ज़र्व करना होता है ध्यान से, बहुत ध्यान से, किस बात पे उसको बुरा लगता है, किस बात को इग्नोर कर देता है, किस बात पे वो खुश होता है। शादी तो हो गई, मिल तो वो गए, लेकिन प्यार अभी बाकी है, ठीक। और काश कि मुझे ये चीज़ें, मेरे को लगता है ऐसे एपिसोड काश मेरे टाइम पे आते और मेरे को कोई ऐसा समझा रहा होता, तो जो बॉन्ड बनने में हमारे इतने साल लगे ना, वो शायद शादी के शुरुआती कुछ महीनों में ही क्रिएट हो जाता, लेकिन कोई नहीं था। क्या अगर कोई समझा भी रहा है ना तो क्या समझाया था, सब्र रखो,
सुन लो, आदमी है, सब्र रखो, इतना नहीं वो होता, विरोध मत करो इतना ज़्यादा, फिर तो वो बिल्कुल ही मन नहीं मिलेगा, ये वो। एग्जैक्टली ना तो हमें सब्र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, ना ये कि हम विरोध ना करें किसी चीज़ का, लेकिन रिएक्शन देने से पहले कुछ टाइम, कुछ महीने शुरुआत में शांत रह के हमें ऑब्ज़र्व करना होता है पूरे ससुराल वालों को, एक पति को नहीं। और हमें उनकी पर्सनैलिटी, जो मैं कहते हैं ना बिग बॉस, ये वहीं से सीखा है। तो पर्सनैलिटी को ना हर एक की बड़े ध्यान से देखो और ऑब्ज़र्व करो। यही 3 चीज़ें देखनी है कि किस बात पे ये बिदक जाते हैं, हर आदमी का अलग अलग होगा, किस बात पे ये खुश हो जाता है, मतलब कितना भी ख़राब मूड में बैठा हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कर दो तो ये खुश हो जाता है इंसान। उसमें सास भी है, ससुर भी है, सब है, जेठ जेठानी। और कितनी बातें ऐसी हैं कि ये इस लिमिट तक लेगा और उस लिमिट से ऊपर जाएगा तो बेकार। और इसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, उनके कहे पे नहीं। जब आदमी बोलता है ना अपने बारे में कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है 10 में से 8 बातें मैंने देखी झूठ होती हुई। और मान लो वो कह रहा है मेरे को गुस्सा नहीं आता, या मेरे को गुस्सा बहुत देर में आता है, आप देख रहे हो छोटे से मच्छर के काटने पे वो भी दग गया, तो वो देख जो रहे हो ना उस पर ध्यान दो कि वो कैसा है। तो आपको फ़िलहाल अपने पति पे ही अगर देखना है ना, तो भाई एक सीधी सी बात है, मतलब ये बात मैंने कहाँ सुनी थी, मेरे जो दादा ससुर थे, तो हमारे पड़ोस में एक भाभी जी थी, उनके हस्बैंड, मतलब उनके साथ वही घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ें, मार पिटाई, उनके चिल्लाने की आवाज़ें, झगड़ों की आवाज़ें बाहर तक आती थी, बस सबको पता चल जाता था उनके घर में झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है। तो बाबा जो थे मेरे ददिया ससुर, वो कहते हैं बैठे हुए बाहर मेरे कमरे के, कहते हैं कि ना इस औरत को इतने साल हो गए, इसे ये नहीं पता कि इसके पति को क्या चाहिए। आई वॉज जस्ट अंदर सुन रही हूँ और मैं उसमें चली गई थी कि मैंने कहा यार उस टाइम पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, अच्छा देखो इसमें भी औरत की गलती बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट वाज दैट कि नहीं पता कि हमारे पति को क्या चाहिए। एग्जैक्टली अगर वो आपके पति की जगह आपका बच्चा होता, टीनेज, आपको पता होता ना एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, किस लिए विदा करा, और जिस हद तक आप उसको पूरा कर पाते उसकी कोशिश भी करते। तो यही फ़र्क होता है थोड़ा सा। एक बार आपको समझ में आ जाए ना कि मेरा पति किस चीज़ों पर बिगड़ता है, किन चीज़ों को ले जाएगा, किन चीज़ों पर उसको खुशी मिलती है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं करनी है। कुछ चीज़ें आप छोड़ दोगे, धीरे धीरे सेटिंग बन जाएगी, बॉन्डिंग एक बार अच्छी वाली क्रिएट हो जाए, तो जो आज आपने कहा ना कि बकवास मत करो और वो बिदक गए, मे बी जब वो बॉन्डिंग बन जाएगी तब आप फिर ये बात बोलोगे किसी दिन और वो नहीं बिदकेंगे। होगा ये। चलो नेक्स्ट। हेलो दी, शादी के बाद मैं अपने पति की हर बात मानी है, फिर भी वो मेरे से हमेशा कमी निकालते रहते हैं, अपनी फैमिली की साइड लेते हैं, जबकि उनकी फैमिली ने कभी मुझे नहीं अपनाया। वो अभी अपनी फैमिली गई हैं, वो अभी आपके पति बने नहीं हैं। ऐसे पति की हर बात मानने से आप उनकी पत्नी अच्छी नहीं बन जाएंगी। जो मैंने पिछले अभी बताया ना उसका ध्यान रखो। नेक्स्ट। हेलो दीदी, मोस्टली बेटी को अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स ने बहुत प्यार से पाला होता है, और शादी होते ही कोई भी बेटी मोस्टली इतने अपने मायके वालों के लिए कुछ कर नहीं पाती। तो एक बेटी को अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहिए जिन्होंने अनकंडीशनली इतना प्यार दिया 25-30 साल तक, जबकि ससुराल वाले तो इतनी केयर और प्यार भी नहीं करते, फिर भी बेटी को ससुराल में सब कुछ करना पड़ता है। यही ससुराल की या कहिए समाज की रीत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। एक बार मुझे भी ये आया था ख्याल दिमाग में, मैं ब्रेड पकोड़े बना रही थी अपने ही ससुराल में, और मुझे ध्यान आया कि जब मैं पिछली बार अपनी मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो वो कह रही थी कि मेरा ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा है और मैं यहाँ बना रही हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं है उसे खाने के लिए। तो मुझे याद आई थी कि कभी मैंने वहाँ पे जो कर दिया अपने हाथ से। खैर मैंने तो अपनी माँ की सेवा काफ़ी कर ली थी, मुझे गिल्ट नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई, तो मैंने उनकी कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान आ रहा था कि मैं यहाँ बना रही हूँ और मेरी माँ को ही नसीब नहीं है। बट ये एक रिचुअल है, जो आपकी भाभी हैं उनके ऊपर भी सेम है, वो यहाँ बना रही हूँ, आपकी माँ को दे रही हूँ। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये कि एज अ बेटी हमें करना क्या चाहिए, भगवान ना करे अगर आपके माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह गए हैं या उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है,
तो आपको फिर चाहिए कि भाई आप कैसे भी करके उनको उस टाइम पे अपने पास रखो या कुछ भी करो, तब उनको संतान का सुख दो। बाकी ये नियम है तो चल रहा है और सही चल रहा है। आप यहाँ आई हैं तो आपके घर भी कोई गई होगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर को प्यार हो गया है, कास्ट पंडित है, अलग है, पापा नहीं मानेंगे, मैं उसे कैसे समझाऊँ? पापा बीमार रहते हैं, 3rd स्टेज लीवर है, पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं पर वो जॉब लेना है, फिर शादी करना चाहती है, उसको कैसे समझाऊँ? मैरिड व्हेन आई वाज 20 बट नाउ सिस्टर इज़ 25। 3rd स्टेज लीवर है या लीवर का कुछ और है, क्या है? लेकिन देखो, बीमार हैं आपके पापा, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि वो नहीं मानेंगे। एक बार बात करके देख लो, क्योंकि मान लो कल को आपके पापा नहीं रहे और आपकी बहन की शादी वो अपनी मर्ज़ी से जिस लड़के से कराएंगे, आपकी बहन भी खुश ना रही, तब क्या होगा? है ना? तो एक बार बात तो करके देखो, क्यों प्री अज्यूम कर रहे हो कि पापा नहीं मानेंगे? क्या पता मान भी जाए, कोशिश तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता, वो 5 साल का है, बहुत कोशिश कर ली, मार से समझाया, प्यार से समझाया, जाता ही नहीं, क्या करें? कुछ बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया चला तो जाएगा ही वो। मैं तो मानती नहीं कि बच्चे इतना सिर पे चढ़ सकते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी से ऊपर के हो जाएंगे। वो शुरू से ही इतना पैम्पर्ड कर लिया होता है कि नहीं सुनते। अब वो रोएगा पिटेगा, लेकिन कैसे चल जाएगी बच्चों की, बड़ों के आगे। 5 साल का बच्चा, और वो 5 साल का हो गया, आप उसे स्कूल नहीं भेज पाए। 3.5 साल का बच्चे स्कूल चले जाते हैं अब, है ना? तो ऑलरेडी अब उसको पता है कि मेरे टेंट्रम से मेरी माँ टूट जाती है, तो आपने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली, लेकिन जाएगा तो सही, करो कोशिश। नेक्स्ट, दी क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, स्पेशली 6 to 10th? प्लीज़ शेयर सम टिप्स फॉर मिस्चीवियस स्टूडेंट जो बार बार पढ़ाते समय सीट चेंज करते हैं, ज़ोर से हंसकर दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्लास से बाहर जाने को कहो तो नहीं जाते, बात नहीं मानते बिल्कुल भी। आई कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, शी सेड इट्स योर फॉल्ट, व्हाट टू डू, प्लीज़ हेल्प। यही गड़बड़ हो गई। एक आध बच्चा ऐसा होता है तो फिर वही होता है कि हमसे हैंडल नहीं हो रहा तो हम प्रिंसिपल से कह देते हैं, भाई वो आके हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इट्स योर फॉल्ट जब प्रिंसिपल ने भी कह दिया, तब आपको यही है भाई, उनको ना आप डांट के नहीं समझा सकते। आपको उन्हें अपने टीनेज बच्चों की तरह हैंडल करना होगा। गुस्सा आ रहा है लेकिन आप दिखा नहीं सकते, और उनको इन्वॉल्व रखने के लिए आपको उनसे एज अ फ्रेंड ही बात करनी पड़ेगी। आप उनको रौब दिखाओगे, वो और उद्दंड होंगे। आप उनसे प्यार से बोलोगे या फिर उनको जिम्मेदारियां दोगे एक्स्ट्रा, तो वो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? और कोशिश यही करो कि मतलब कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं बेटा, क्लास को पढ़ाने दो, है ना? थोड़ा सा मतलब ये है कि उनसे आपको माइल्ड ही होकर डील करना पड़ेगा। आप उनसे हार्श होकर नहीं कर पाओगे, करेंगे ही नहीं वो। उनसे माइल्ड होके ही आप डील कर सकते हो, तो अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ। और दूसरी चीज़ वो है कि क्लास में पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग कि हो सकता है अगर IQ उनका तेज़ है, अगर उनका दिमाग वापस पढ़ाई में आ गया तो फिर वो छोड़ देंगे, किसी के पीरियड में करें ना करें शैतानी, आपके में नहीं करने देंगे, ये भी होता है। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ बताएं टाइम मैनेजमेंट, मेरे 2 बच्चे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ, TGT की, प्लीज़ बताएं, सास ससुर भी रहते हैं साथ में। आपके घर का मैं कैसे बता सकती हूँ जब आपके परिवार में और मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर हमें काम के साथ पढ़ाई की तैयारी करनी है तो हम क्या करेंगे, वो फिक्स 2-3 घंटे निकालने के लिए हमें अपने कामों को इसी तरीके से शेड्यूल करना पड़ेगा, लिख के, कि बीच के स्लॉट हमें मिले। एक साथ 3 नहीं मिल पा रहे तो 1 घंटा दोपहर में, 10 बजे तक अगर आप सुबह का काम निपटा रहे हो तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप कंटिन्यूस पढ़ सकते हो। 12 बजे फिर उठ जाओ, लंच बना लो, फिर इधर 3 से 4-5 तक का टाइम, अगर 4-5 भी नहीं है 3 से 4 का टाइम आपके पास हो सकता है फ्री, तो वहाँ कुछ काम आपको उस टाइम पे छोड़ने हैं कि जस्ट अब मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूँगी। ऐसे ही करके शेड्यूलिंग होती है घर के काम के साथ। नेक्स्ट, दीदी मेरे इन लॉज साइड से सिर्फ जब काम हो तब मतलब रखते हैं, मायके में भी माँ की अभी डेथ हो गई, भाई की भी, भाई है
मुझे ये पूछना था कि क्या मुझे चचेरे भाई भाभी से मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी शादी की टेंशन होती है। सबसे मिलकर रहेंगे तभी तो वो आएंगे, पर अगर पैसा दो सभी को तो ही मतलब रखते हैं। क्या मुझे ऐसे रिश्ते रखने चाहिए, क्या करूं, प्लीज़ एडवाइस। मुझे सब जो चुगलीबाजी करते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता। हस्बैंड भी थोड़ा सा बोलते हैं। बोलो, पैसे मत दो, उसके बाद भी अगर वो हाय हेलो त्योहारों पे आना जाना या फिर त्योहारों पे बस मैसेज, इतना है ठीक है। शादी में इतने में लोग आ जाते हैं, लेकिन जितनी फ्रस्ट्रेशन अब आपको हो रही है पैसे दे गए, किसी दिन आपने कुछ कह दिया या रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो जो अब तक करती आई हो वो सब भी बेकार हो जाएगा, है ना। तो पैसा देना बंद कर दो, बोले ठीक है, फिर उसके बाद नहीं बोले नहीं ठीक है। रही बात शादी की, किसी के नहीं आने से शादी नहीं रुकती, शादियां सबकी हो जाती हैं। नेक्स्ट, दी जॉइंट फैमिली है, जेठानी ताना मारती है बात बात पर, क्या करूं। ताने का जवाब दो, ताना का जवाब ताना। दौरानी जेठानियों में तो बराबर की चलती है। मैम, जब लोग किसी से नाराज़ रहते हैं तो हेट स्टेटस लगाते हैं, क्या ये सही है? प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ये कम मैच्योरिटी की निशानी है, क्योंकि होता क्या है, वो एक और है स्टेटस पे, याद आया मुझे कि स्टेटस का अलग रहता फैला हुआ है, लगाओ किसी के लिए, देखता कोई और है और ले कोई अपने ऊपर और ही जाता है। होता है ये चीज़, नहीं भी होता मान लो, जिसने मेरे लिए लगाया है मैं ही ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अलावा और लोग भी देख रहे हैं। कितने लोगों का स्टेटस है, स्टेटस में लड़ाइयों झगड़ा माफ़ी ये वो चीज़ें लगाते हैं उस पर्टिकुलर को दिखाने के लिए, है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि बाकी लोगों ने भी देख लिया। अब चाहे उसकी उस बंदे के साथ सही भी हो गई हो, हमें पता है कि यार हाँ उस टाइम पे ये कुछ चल रहा था इनका, होता है ना। स्मार्टली प्ले करो। अगर किसी को ताना मारने के लिए स्टेटस लगाना ही है तो बाकी उसे हाइड कर दो, केवल उसे एक आदमी के लिए लगाओ, उसको दिखेगा आपका स्टेटस और किसी को दिखेगा नहीं। तो ये कम मैच्योरिटी की निशानी है, उस पे लगाना। अरे इतने गट्स हैं तो सीधे बोल दो ना, जो कहना है फ़ोन करके कह दो। नहीं तो वो स्टेटस जो लगाया है उसे स्टेटस को लगाने की बजाय उसको व्हाट्सएप चैट में भेजो ना वो फ़ोटो, तब आए मज़ा। नेक्स्ट, मैम छोटे बच्चे होने पर वेडनेसडे और संडे को हेयर वॉश कर सकते हैं? नहीं भाई, मैं नहीं जाती इतना डीप। धो लो सिर जब तुम्हें लगे, टाइम है, मौका है। आपके वीडियोस में टेबल पे जो बुक रखी है उसके बारे में बताइए। मेरी टेबल पे डायरी रखी थी, बच्चों की बुक है, वो उनको मिली थी जब ये मेला था इनके स्कूल में चिल्ड्रंस डे का, तो आरोही को उसमें मिली थी, किसी लॉटरी जैसा कुछ हो रहा था उसमें। मैंने नहीं पढ़ी है, उसने मुझे समरी बताई थी, कुछ बच्चों की है स्पेस से रिलेटेड। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ सजेस्ट कि अगर मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ का के खार ही है इतने हैं कि वो कुछ सेव ही नहीं खर्च होगा, खर्चे ही इतने हैं कि वो कुछ सेव ही नहीं होने देते हैं। नंद की शादी को 7 साल हो गए, मेरी को 3 साल, मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, अभी तो उसकी छोटी छोटी नीड्स हैं, वो भी मैनेज कर लेती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा जाके जाकर कैसे होगा। मेरे सास ससुर नहीं है, इसलिए मेरी सास और नंद हमेशा उन्हें इंसेनली ब्लैकमेल करती रहती हैं, उनकी और उनकी मैरिड बेटी की ज़रूरतों के लिए, कि चाहे इधर उधर उसकी डिमांड पूरी करनी पड़े, पर करनी होगी, चाहे मेरे बाद में कुछ रहे या ना रहे। प्लीज़ रिप्लाई, कुछ करना चाहिए। जैसा चल रहा है उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप अपनी अर्निंग बढ़ाने पे काम कर सकते हो। और दूसरा ये कि जो चाहिए जैसा चाहिए तुझे करना ही पड़ेगा, ये कुछ बात नहीं होती। मान लो सिंदारा देना है या सूट दिलवाना है या साड़ी दिलवानी है, वहाँ तक ठीक है, पर कितने की दिलवानी है ये तो आप डिसाइड करोगे। ये आपकी सास को बोल सकते हो आप कि बजट भी तो देखेंगे। नेक्स्ट, दीदी राधे राधे। आपका समझाने का तरीका बहुत ही सरल है, मैं आपके वीडियो रेगुलर देखती हूँ, जीवन जीने का तरीका सीखने की कोशिश करती हूँ। 42 ईयर्स की उम्र के बाद एक लेडी को कौन से विटामिन लेने चाहिए? आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या विटामिन लेती हैं? प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है। आपको बहुत सारा प्यार। मुझसे तो कुछ भी सटका नहीं जाता।
मेरे पति कहते हैं कि कुछ ले लो, जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, ये कर लो। अभी जैसे बाल मेरे आधे भी नहीं रहे, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, अपने आप ही हो रही है 45 के बाद। अब मुझे लगता है बहुत चल गए, चले मैं भी बेचारों को कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो कहते हैं उसके लिए दवाई आती होगी, विटामिन उसकी ई की है, क्या है, रेटिनॉल है, पता नहीं, मतलब है एक शीशी सी, तो वो कि खा लिया करो, उन्होंने ला के रख दिया, लेकिन मुझसे सटकी नहीं जाती सही बताऊँ तो। बट अगर बेसिक्स देखूं कि किस किस चीज़ की कमी हो सकती है हम में, एक तो कैल्शियम, उसका मैंने देखा है प्रत्यक्ष, और खाई भी थी जब ज़्यादा परेशानी हुई थी कई साल पहले अभी नहीं। तो विटामिन डी या कैल्शियम की जो आपका सप्लीमेंट है कुछ भी, एक तो वो है ना, और बाकी वही है विटामिन सी या ये डी वी जो है ना, मतलब डी तो इसमें हो गया, बाकी सनलाइट, और देन वो जो विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप खाने में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते हो ना, मेरे को लगता है पूरा हो जाता है। बाकी आई एम नॉट द राइट पर्सन, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो आप पूछ रहे हो ना कि मैं क्या खाती हूँ, तो मैंने बता दिया कि मेरे पति कह के थक चुके हैं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं सटका जाता। 1 दिन 2 दिन खाऊंगी एंड देन फिर गायब हो जाता मामला। नेक्स्ट, दीदी लेकिन जब कोई मुंह फेर ले देखकर या देखकर साइड हो जाए तो क्या उससे भी बात करनी चाहिए? नहीं, जब वो खुद बच्चों के बीच आकर बोले, लेकिन अदर पेरेंट्स बोलें कुछ बच्चों के बीच, तो बोला जाता है झगड़ालू है, झगड़ा करने आ जाती है। इससे कैसे डील करें? खुद बच्चों के बीच आके बोले, लेकिन दूसरे पेरेंट्स बोले तो बोले झगड़ालू है, तो तभी दूसरे पेरेंट्स यूँ क्यों नहीं कहते कि पहले कौन आया था? पहले वो आई होगी ना, तब आप गए हो। वो कह रही है आप झगड़ालू है तो झगड़ती है, तो भाई पहले कौन आया था, शुरू किसने किया था? इतना बोलो, कम शब्दों में ठां ऐसे मारना सीखो। बदतमीजी भी नहीं होती अगर आपने ये बोल दिया शुरू किसने किया था, इसमें क्या बदतमीजी है? कुछ भी नहीं है। वो कह रही है आपको झगड़ालू है, बच्चों में घुसते हैं, ये वो सारी गलत बातें तो उसके मुंह से निकली। आपने तो सिर्फ इतना ही किया ना, शुरू किसने किया था, बात ख़त्म। तो जो जैसे आ रहा उसको वैसे ही हैंडल करना सीखो। वो आईना दिखा रहा है अपना कि भैया ऐसे सेम ऐसा हो जाओ जैसे आईना खड़ा हो उसके सामने, जो जैसा है उसको उसी की भाषा में जवाब देना सीख लो। और अगर लग रहा है कि गलीच है ना, कि इसकी भाषा पर कौन उतरेगा, तो फिर वो आपके लेवल का ही नहीं है, फिर आप ऊँचे उस पर खड़े हो, तो रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मान लो कोई अभी सुनी थी एक रील, पता नहीं मैं क्या खाना बना रही थी, कहीं शायद मेरे हस्बैंड के फ़ोन में चल रही थी या कहाँ, मैंने सुनी थी कि सूअर पानी में लौट रहा, कीचड़ में लौट रहा है, छींट उसकी आपके ऊपर गिर गई, तो आप क्या करोगे? उससे बराबरी करने के लिए कीचड़ में घुस जाओगे कि मैं भी तेरे ऊपर एक छींट मारूंगा? निकल ही जाओगे ना। तो बात वही है, अगर लग रहा है आपके लेवल का है तो जो जैसा है उसे उसी टोन में जवाब दो, और अगर लग रहा है कि बिल्कुल ही गलीच है तो होने दो, फिर उसे एंजॉय करने दो उसकी गलीचियत, आप निकल लो चुपचाप। नेक्स्ट, लोगों को प्रॉब्लम बताओ तो लोग जज करते हैं। मुझे अब किसी को प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपका चैनल देखती हूँ, जब भी स्ट्रेस में होती हूँ पॉजिटिव हो जाती हूँ। बेस्ट मोटिव ही यही था। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा। मुझे पता है भाई, जो यहाँ कमेंट लिखने तक की हिम्मत जुटा पा रहा है ना, वो कितना टॉर्चर पहले अपने माइंड में झेल चुका होगा, जब भी वो यहाँ पे आके सोच रहा है कि कुछ करें। नेक्स्ट, सुनीता जी, मैंने आपकी मोस्टली वीडियोस डाउनलोड करके रखी हैं, जब भी स्ट्रेस फील होता है आपकी वीडियोस चला लेती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी कज़िन है, उनकी पहली शादी 3 मंथ चली, फिर डिवोर्स हो गया था, फिर उसने लव मैरिज की, 5 साल का बेटा भी है, फिर बोलती है कि शक करता है पति, ये वो, उसको भी छोड़ दिया, अब 3rd मैरिड की है कि किसी को नहीं बताया, घर में अब प्रेग्नेंट है, उनको लगता है मेरा बेटा ना ले जाए, और मम्मी को कैसे बताऊं, दुनिया क्या सोचेगी, ये वो। तीसरी शादी करने में नहीं सोचा, प्रेग्नेंट होने में नहीं सोचा, तो अब क्या सोच रहे हो भाई? जो सोचेगी दुनिया अब सोचती रहेगी। लेकिन बात ये होती है, देखो, जब हम एक रिश्ते में से निकल के देन जाते हैं ना दूसरे में, और वो भी लव मैरिज में,
तो वो कहीं ना कहीं एक कहते नहीं तलाक हो गया लेकिन दाग लग जाता माथे पे तलाकशुदा का, वो यही चीज़ होती है कि दूसरा जो मिलता है ना कहीं एक पॉइंट सा रहता है कि यार इतनी सही होता तो वहीं नहीं भी जाता। वो होती है एक चीज़, वो लड़की प्रेशर लेती है उस चीज़ का, भले उसका पति निकम्मा हो, तो वहाँ पर उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है शुरुआत में तो लगभग हर कदम पे, ताकि जब तक लोग बिल्कुल पूरा विश्वास ये ना करने लगे कि नहीं यार ये लड़की बहुत बढ़िया है, इसको आदमी गलत मिला। अब अगर आपकी वो है कि 5 साल हो गया वो शक कर रहा है, अब पता नहीं भाई दूसरे आदमी में ही कमी थी या इनके अंदर ही है, दो जगह एक सेम चीज़ होती है तो फिर और शक गहराता है। अब तीसरी जगह फिर इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं वही है ना, आप कहने का मौका दोगे लोगों को तो यार लोग फिर कहेंगे, फिर प्रिपेयर्ड रहो सुनने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि मत करो कुछ, अपनी ज़िंदगी जियो जिसको जैसे जीनी है, लेकिन फिर प्रिपेयर्ड रहो सुनने के लिए। अब आप सारे सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाके काम करोगे, फिर आप सोचो कि लोग आपको कुछ कहें भी ना, भाई ये थोड़ी सी बेईमानी सी हो जाती है। हम कर रहे हैं, रिबेल हो रहे हैं, हम बागी हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ है हमारी, ठीक है हम कर रहे हैं। अब लोगों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी ना कि वो मेरे को पूजें, अब वो मेरे को गालियाँ भी निकाल सकते हैं, तो मुझे मोटी चमड़ी अपनी करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट दी मेरी ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब से मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया। मेरा बेटा 10 साल का है और स्टडी में भी अच्छा है, बहुत सीधा है, ओबीडियंट है, बचपन में भी ऐसी ही थी। लोगों ने मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। आज मेरे बेटे की भी चिंता होती है कहीं उसे सोसाइटी के उस भद्दे फेज़ का सामना ना करना पड़े जिससे मैं गुजरी हूँ। हर वक्त उसके बारे में सोचते रहती हूँ। स्कूल जाता है तो चिंता लगी रहती है। फिज़िकली बहुत वीक है, कुछ नहीं कहता, चाहे जितनी अच्छी चीज़ बना कर दो खाता। बीमार भी रहता है, 5 दिन से उसे तेज़ फीवर था, अब ठीक है। तो कल से उसे स्कूल जाना है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, स्कूल भेजने का मन नहीं हो रहा, क्या करूं। आप ओवर थिंक कर रहे हो। इतने सीधे अच्छे या लोगों के फ़ायदा उठाने के बाद भी आप निकल आए ना, और जो भद्दा फेज़ आपने झेला वो भी आपको कुछ सिखा के गया। तो अगर आपके बेटे की लाइफ में ऐसा कुछ लिखा है प्रभु ने, आप बीइंग अ पेरेंट उसको बदल नहीं सकते। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप, अब 10 साल का है, आप उसको बातें करो एज अ फ्रेंड, उसको मोटिवेट करो, उसको कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना है, उसका थोड़ा थोड़ा उसको सुनाते रहो तो सीख जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट दी मेरी बेटी 8 साल की है, कुछ भी कहने पर मेरे से कंपेयर करने लगते हैं, जल्दी इरिटेट हो जाती है, कुछ कहो या समझाओ तो क्या करूँ। भैया 8 साल की है और वो अपना दिमाग लड़ा रही है, लॉजिक बढ़ा रही है, उसको आपको लॉजिकली आंसर देने पड़ेंगे। अभी ये जो 10 और 8 साल वाला चल रहा है ना, मेरी बेटियां 12वीं साल में हैं। सेम पैटर्न जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियां करी इस एज में जैसे मैं रहती थी, सेम पैटर्न कहीं ना कहीं इन दोनों का भी आया। ठीक, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है कि वो सेम पैटर्न दोहरा रही हैं और फिर सेम गलतियाँ कर रही हैं, तो मैं उनको अपने किस्से सुना के थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं तुम्हारी एज में थी, लेकिन अभी समझ में आता है कि वो बेकार ही था, गलत ही था। मैं भी उन्हें समझ में आ जाए, और नहीं आया समझ में तो ठीक है, जैसे मैं ठुक पिट के सीख गई, लुढ़क पुढ़क के ऐसे ही आ गए, वो भी सीख जाएंगी, फिर ये होएगा। नेक्स्ट, मैम आपने मुझे एक वीडियो पर जवाब नहीं दिया था तो इसलिए मैं आज फिर से कर रही हूँ। मेरा वेट क्या बढ़ रहा है, मुझे थायराइड भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, और बाहर का भी खाना बहुत खाती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि छोड़ दूँ पर मन करता है खाने का। दीदी कोई सोल्यूशन बताइए। भैया आपने खुद ही बता दिए सारे रीज़न वेट बढ़ने के, कि आपका थायराइड भी है, आप बाहर का खाना भी खा रहे हो, है ना। तो अब इसमें सोल्यूशन कोई भी मेरे अलावा ही बताएगा तो क्या ही बताएगा। मान लो किसी को दारू पीने से उसको पता है उसका लीवर बैंड बच चुकी, ख़त्म हो जाएगा, अब वो कह रहा है जी मेरा तो दारू पीने को मन कर रहा है, मैं दारू पी रहा हूँ, आप मुझे कोई सलूशन बताओ कि मैं ना पीऊँ। तो भाई बाहर का खाना खुद तो चल के आ नहीं रहा कि आपका मन किया और वो ऐसे करके प्लेट में प्रत्यक्ष हो गया एकदम कि हाँ जी लो मुझे खा लो। आप ऑर्डर कर रहे होंगे, जाके ला रहे होंगे, फिर या मंगवा रहे होंगे, तो भैया ये कंट्रोल तो आप ही करोगे ना, इसमें मैं क्या बताऊँ। या फिर एंजॉय करो अपने बढ़े हुए वेट को, नए साइज़ के कपड़े सिलवा लो, जियो मस्त अपनी ज़िंदगी, कि हम तो ऐसे ही रहेंगे।
पहले डिसीजन बना लो वो करना क्या है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड हैड मच हेल्प इन माई ओवरऑल लाइफ। वन सजेशन, प्लीज़ प्लेस द रिंग लाइट इन योर साइड और लिटिल अप एज द रिफ्लेक्शन ऑकरिंग इन योर ग्लासेस जस्ट टू मेक योर वीडियो परफेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। कोशिश तो रहती है, लेकिन जब मैं शूट शुरू कर देती हूँ तो फिर मेरा ध्यान नहीं रहता कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रही होती हूँ, तो मैं भी उस वजह से हो रहा हूँ। नेक्स्ट, सुनीता दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैरिज को 11 साल हो गए, हस्बैंड फार्मर हैं, घर की सारी इनकम सास के हाथ में है। मुझे सास 2-3 साल में 100 या 50 का सामान दिलवाती है, बोलती है तेरे बच्चों पे कितना खर्च होता है, जैसे स्कूल फीस, कपड़े। मैं ज़्यादातर अपने मायके से लाती हूँ, काम में वो नकल भी चाहती हैं, मैं उनसे कुछ भी नहीं मंगाती हूँ, तो ऐसे में घर के काम की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सास की या बहू की? हालांकि मैं कभी किसी काम को मना नहीं करती। देखो जी, काम की बराबरी सास और बहू की कभी नहीं हो सकती। बहू बहू की तरह रहेगी, सास सास की तरह रहेगी। पैसे कहाँ से आ रहे हैं इससे घर के काम का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? तो आप जितना काम अपना आपके शरीर से हो पा रहा है, आप अपना बेस्ट करते रहो, इसकी बराबरी काम में नहीं होने की। खर्चा है वो आपके हस्बैंड मैनेज करें कि मायके से क्यों आ रहा है। नेक्स्ट, मेरा बच्चा भी 8 साल में सेकंड में है, एक अच्छे स्कूल में है, केंद्रीय विद्यालय में है, 6 ईयर में 1 क्लास में होना चाहिए बस। अच्छा, ये जो पिछली बार आया था उसकी एज ज़्यादा कम हो रही थी, उनके लिए है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी के बाद 2 साल तक मैं अपनी जेठानी की हर बात चुपचाप सुनी। मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे में वो आई, मैंने उनको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जैसा वो आपने यहाँ मुझे किया था। उसने मुझसे लड़ाई किया, हमारी बात 1 साल से नहीं हो रही, घर वाले बात करने को बोल रहे हैं, मेरा मन नहीं है, क्या करूँ? रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो वही जैसा मैं कह रही हूँ वैसे बात करो ना। हाँ भाभी नमस्ते, कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, ठीक हो? और बस, और ज़्यादा मन निकलेगा तो ना आ जाओ, बात ख़त्म, इतना ही तो करना है। मुँह में इलायची दबा के टास्क समझ के कर लो। घर वाले शांत, आपकी बॉल जो है वो अब उनके कोर्ट में गई कि भाई हमने तो बात कर ली। नेक्स्ट, हेलो दीदी नमस्ते, मेरी ननद भी देर तक सोती रहती है, सुबह देर तक सारे घर का काम हम अकेले ही करती हूँ। हमेशा मन में गुस्सा आता है, फिर मन को समझा लेती हूँ ये सोच के कि एक मेहमान है जो पैदा पड़ा है। ये हिम्मत मैं खुद अपने आप से लाती हूँ। प्लीज़ बताओ मैं सही कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर रही हूँ। उससे काम लेने से आसान अपने मन को समझा के खुद काम करना है। दीदी आपकी तरह मुझे और मेरी सास को भी होता था, आप एक ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम काले चने को जब सीटी देने रखो, पानी में नमक के साथ थोड़ा सा हींग। अच्छा, ये पिछली बार की मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम का क्योर आ रहा है। नेक्स्ट, हाय दी, मैंने आपको पहले बताया था मैंने बीएड कंप्लीट करके प्री स्कूल में प्राइमरी ज्वाइन कर लिया। शुरू में थोड़ा टफ लगता है, लेफ़्ट करने का मन हुआ, बट ठीक गई। नाउ प्रॉब्लम इज़ टिक गई। नाउ प्रॉब्लम इज़ मैं अपना काम शांति से करती हूँ, बाकी लोगों को मजाक मस्ती में पार्ट नहीं लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा ही कोई गलती ना हो, सब टाइम से काम पूरा हो। सब हमेशा बोलते हैं तुम टेंशन बहुत लेती हो, टेंशन में रहती हो, दुखी आत्मा एंड ऑल दैट। चिल करो, पर मुझे हमेशा काम पूरा करना होता है टाइम से पहले, सो दैट लोड ना हो। लास्ट टाइम मैं क्या करूँ दी? तो आप वो कर रहे हो जो आपको असल में पसंद है, दैट्स इट। वी आर नॉट हियर टू प्लीज़ एवरीवन कि वो कह रहे दुखी आत्मा तभी कह दो। बस ये वाली स्माइल बढ़िया काम करती है यार हर जगह, है ना? शक्ल पे लिखा होता है हमारे कि हम फेक स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सेट होती है हर जगह जहाँ पे आपको मन कर रहा हो लिटरली गालियाँ निकालने किसी को, और आप ये वाली स्माइल दे दो उसको, ऐसे नकली वाली की। बस एकदम अंदर से मज़ा आता है। जो गाली दे के फीलिंग आती थी ना, वही वाली आती है कसम से। ये वाली स्माइल दिया करो, क्योंकि आप एग्जैक्टली आपको काम पसंद है, आप कर रहे हो पूरा, ठीक है ना? फिर उनको नहीं पसंद है, वो चिल कर रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है उनके कि भैया ये काम में लगी पड़ी है। बाकी हो सकता है आप एक्सट्रीम टेंशन सच में लेती हो, मेरे सामने से लोग हैं जो काम इतना होता नहीं, उतनी टेंशन ज़्यादा ले जाते हैं, तो लगता है यार उनकी हेल्प कर दो। तो क्या पता आप सच में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो, तो आपके जो साथ के हैं वो सोच रहे हो कि थोड़ा इसको खींचे, चिल विल करवाएं। दोनों तरीके सोच के देख लो। लेकिन अगर आपको काम छोड़ के इतनी परेशानी होती है तो भाई करो काम अपना, कोई दिक्कत नहीं है।
दी हाँ, बिल्ड का योगा सेशन मैं भी ले रही हूँ। रिकॉर्डेड सेशन कैसे लेते हैं चलो बताऊँगी मैं, ठीक है। इसका उस पर बताऊँगी लिव लाइफ ईजी पे। हाय रे, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया। आज 6-7 दिनों से वीडियो नहीं आई स्पेशली। दी मुझे पानी में हाथ डालना मना है, एलर्जी हो जाती है, जुकाम एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। 1 साल की बेटी है, मेड बर्तन करना नहीं चाहती, टोंट ज़्यादा मारती थी एंड छुट्टी भी बहुत करती थी, तो मैंने डिश वॉशर लगवा लिया। मेरी किचन में कवर्ड कैबिनेट थी, मैंने एक ड्रॉर उखड़वा के डिश वॉशर लगवा ली। अब पति बोल रहे हैं लुक ख़राब हो गया किचन का, एक वायर सामने से गया है और एक दरवाजे में जॉइंट आ गया, तो मुझे लुक पर ध्यान देना चाहिए था या अपने आराम पर? ऑब्वियसली अपने आराम पर। ये तो आपके पति को ही सोचना चाहिए था कि लुक पति से ज़्यादा तो आपको नज़र आता होगा, लेकिन जब आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भैया वही है ना, उन्हें आपकी एलर्जी नज़र नहीं आती है। कैसे पति होते हैं, उनको नहीं पता कि उसकी पत्नी को एलर्जी हो जा रही है, तो वो इसलिए ये सब कुछ कर रही है। लुक ख़राब हो गया किचन का। चलो ये थे जी एपिसोड 134 के इतने सारे सवाल, मुझे लगता है पता नहीं कितने थे, और मैंने शायद छोड़ा भी नहीं है, 1 या 2 छोड़े होंगे, 1 छोड़ा होगा, आज मैंने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब आएगा जहाँ तक है वीडियो रेगुलर, और यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कोई कमेंट हो आपका तो कर देना, लेटेस्ट वीडियो पे ही करना, अगर कोई रैंडम वीडियो भी देख रहे हो तो भी, ठीक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड सॉर्टेड।